आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते तक टली सुनवाई। सीजीआई ने मेडिकल एग्जाम को लेकर कही बड़ी बात। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, इन दो जगहों पर हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैच। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर गुरनाम सिंह चुडूनी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला हो गया पास, बीजेपी ने इतनी सीटों पर ठोका दावा। हाथरस में फिर हुआ दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौत और 5 की हालत गंभीर। सामने आया घटना का वीडियो। मायावती ने इस दल के साथ किया गठबंधन, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन। प्रशांत किशोर ने बता दी सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर की एक्सपायरी डेट। अमेरिकी संसद बूढ़ों की जमानत, उनमें से एक बाइडेन भी। दावेदारी पर उठ रहे सवाल, बिना कुछ करे बाजी मार सकती हैं कमला। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को आइटम नंबर 40 से 50 के बीच लिस्ट किया गया था। चीफ जस्टिस ने बताया कि नीट पर सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट पे नीट पेपर लीक केस में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं केंद्र सरकार और एनटीए ने भी कोर्ट में हल्फनामा दायर कर कहा है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। हल्फनामे में एनटीए का कहना है कि पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हुआ था वो फेक है। वहीं केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में आईआईटी मद्रास की हाई लेवल जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है, इसलिए री एग्जाम नहीं करवाया जाना चाहिए। मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की ओर से दायर किए गए हल्फनामे के साथ ही सभी पक्षों की ओर से रिपोर्ट पूरी हो गई है और अब 18 जुलाई को सीजीआई की बेंच दूसरी सुनवाई करेगी। इस बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। नीट यूजीसी परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 13 जून को 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया था। इन छात्रों को 2 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प यह था कि या तो ये छात्र बगैर किसी ग्रेस मार्क्स के नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हों या फिर दोबारा से परीक्षा दें। देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध और प्रदर्शन हुए। मामले में एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल की गईं। अलग अलग राज्यों की पुलिस के अलावा सीबीआई ने भी अपने स्तर से जांच शुरू की है। इस मामले में अब तक 7 राज्यों से 42 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आप और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाई है उससे लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने झूठे वादे किए हैं, वह दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सके और शराब पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने जो घोटाला किया है वह उनके विचारों और सोच पर सवालिया निशान खड़ा करता है। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है, अपनी बेईमानी के कारण आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न मार्क, एक क्वेश्चन मार्क लगा है, बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जिस तरह के उन्होंने घोटाले किए और आज इस घोटाले में कांग्रेस भी शामिल हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है और इसके लिए पीसीबी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बात पर सभी की नजरें थी कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए पड़ोसी देश की यात्रा करेगी या नहीं। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम के 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। बीसीसीआई आईसीसी से दुबई या श्रीलंका में मैच आयोजित करने के लिए कहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने की संभावनाओं पर कहा कि यह कौन सी नई बात है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस, ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? अभी काफ़ी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है।
जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार को आदेश मानना चाहिए और अब मानना पड़ेगा। मैंने पहले ही राय दी थी कि आंदोलनकारियों से बात करो, रास्ता इलाके की जरूरत भी है, अब बॉर्डर को खोलना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार ने दीवार खड़ी की है, सरकार अब दीवार हटाएगी और उसके बाद किसान रास्ता रोकेंगे तो वो दोषी होंगे। किसान दोषी तब होंगे जब वो कानून तोड़ेंगे। अभी तो सरकार ने कानून तोड़ा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सड़क खाली करवाओ। अगर सरकार की तरफ से दीवार हटाने के बाद किसान बाधा बनते हैं तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसान नेता ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किसान बैठे रहेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आम पब्लिक को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलनकारी हैं वो हमारा साथ नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम राजनीति न करें, चुनाव न लड़ें, इसलिए वो हमारा समर्थन नहीं लेना चाहते। हमने साफ कह दिया है कि हम राजनीति करेंगे। आंदोलनकारियों के दिल्ली जाने वाले सवाल पर चढ़ूनी ने कहा है कि वो तब की बात है जब वो आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली जा पाएंगे। सरकार के पास रोकने के और भी तरीके होंगे। चुनाव पर बोलते हुए चढ़ूनी ने कहा है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा राजनीति गंदी हो चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अभय चौटाला के साथ जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि इस पर बात नहीं हुई है। मैं चुनाव लड़ूंगा और पहवा से चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया था कि वो कुरुक्षेत्र की सीट किसान यूनियन को देंगे, पर बाद में वो मुकर गए थे। मुंबई के वर्ली में हुए हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी और उसके ड्राइवर ने पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मिहिर शाह ने पूछताछ के दौरान माना कि उससे बड़ी गलती हुई है। मिहिर ने पुलिस के सामने यह भी माना कि कार के बम्पर पर फंसी महिला थी, लेकिन उसे वह दिखी नहीं। पूछताछ के दौरान मिहिर शाह ने माना कि उसने जो किया वो उससे अफसोस है। इस पर अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि यह अदालत का मामला है कि हिरासत दी जाए या नहीं। हम मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग करते हैं। ठीक है ना, अभी वो न्यायालय की बात है, कस्टडी देना है नहीं देना है। हमें मांग करेंगे फास्ट ट्रैक पर ये पूरा मुकदमा चले और जो गुनहगार है उनको फांसी की सजा हो। क्या है, पैसे दे रहे हैं, 10 लाख दिया, स्टैम्प पैड हो गया 5-5 लाख दिया, 50 लाख दिया, अपघात हो गया 50 लाख दिया, खून हो गया 50 लाख दिया। ये का पॉलिटिक्स चल रहा है क्या पैसों का? वो आपकी लाडली बहन नहीं है, लाडली बहन योजना आपने बनाई है। कावेरी नाखवा की डेथ हो गई, मुंबई के भर सड़क पर मारा दिया। वो एकनाथ शिंदे का खास आदमी है मुख्यमंत्री। क्या वो जो कावेरी नाखवा की डेथ हो गई, जिस बेरहमी से उसको कुचल गया, क्या वो आपकी लाडली बहन नहीं है? हाँ, कहाँ है गृह मंत्री? इस राज्य को गृह मंत्री है या नहीं? अगर है तो चुप क्यों बैठा है? उसका आक्रोश वो महिला का आपके कान तक नहीं पहुंचा, आपके कान के पर्दे तक नहीं पहुंचा। थैंक यू। बीजेपी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से स्थानीय नेताओं ने अनुरोध किया है कि भाजपा किसी भी हाल में 180 सीटों से कम चुनाव न लड़े। ये सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महायुति का सीट शेयरिंग को लेकर एक संभावित फार्मूला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने सुझाव दिया है कि 170 से 180 सीटें बीजेपी को, 70 सीटें शिंदे गुट को और बाकी 58 सीटें अजीत पवार की एनसीपी और अन्य पार्टियों को दी जाएं। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के पास ऐसा प्लान है जिससे वो अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता ला सके। बीजेपी की 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पहले ही 100 सीटों की मांग कर चुकी है। अगर महायुति को टूटने से बचाने के लिए शिंदे गुट की मांग मान ली गई तो बीजेपी और अजीत पवार गुट के पास सिर्फ 188 सीटें ही बचेंगे। इस स्थिति में बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिलेंगी। इन सभी सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट से जीतना कठिन है, इसलिए बीजेपी के लिए अकेले दम पर बहुमत पाना मुश्किल होगा और अगले 5 साल तक बीजेपी को अन्य दलों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। इसी वजह से दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से स्थानीय नेताओं ने अनुरोध किया है कि बीजेपी 180 सीटों से कम पर चुनाव न लड़े। 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय बीजेपी ने 152, शिवसेना ने 124 और अन्य ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से वोट डालने से रोकने के लिए अराजक माहौल बनाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के राणाघाट, दक्षिण रायगंज, बागदा और मानसिकतला निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को हुए थे। रायगंज विधानसभा सीट पर कथित हिंसा पर टिप्पणी करते हुए जगन्नाथ सरकार ने दावा किया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और पुलिस प्रशासन जवाब देने में विफल रहा। यह पुलिस वाला गुंडागर्दी पुलिस है, कैंडिडेट नहीं है। वो टीएमसी के वर्कर भी ज्यादा कुछ नहीं है, वर्कर भी मैदान में नहीं संभला। वो पहले से इतना धमकी पिटाई हर बूथ पर चल रहा है भाजपा का कार्यकर्ता का पास। आज भी रात 1 बजे से शुरुआत किया, पुलिस प्रशासन ने कोई फोन भी पकड़ते नहीं, ऐसा काम चल रहा है। ये कहीं ये वोटिंग नहीं हुआ, जो हुआ लुटतराज हुआ। ये गॉड जान सकते हैं, ऐसा वोट चलेगा तो कैसे क्या होगा। लेकिन आपने जिस तरह से लोकसभा में अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट से लीड लिया है, 1,70,000 वोट से लीड लेके इस राणाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल की है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का गढ़ है ये? आप जिस तरह से आपने जीत हासिल किया, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे जीत? 1,87,000 में जीता मैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी प्रवक्ता के दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा रचनात्मक चीजें देखना चाहता है। कभी बात चली थी कि मोदी जी के कहने पर यूक्रेन और रूस का वॉर रुका था, जब वो मॉस्को में थे, तो क्या वॉर उन्होंने रुकवाया? प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिला वो देश के गौरव की बात है। हमारा विपक्ष रचनात्मक चीज देखना चाहता है। मोदी 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 वहां जाकर के इंडियंस को इंडिया के एम्बेसी के द्वारा मोबिलाइज करके मोदी मोदी, वहां कोई गोरे तो या राशन तो वेलकम करते दिखते नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट पर मोदी मोदी। और कभी तो कहा था इन्होंने कि मोदी जी के कहने से यूक्रेन का वार रुक गया, जबकि पश्चिम एशिया में मुलाकात मोदी जी से पुतिन की हुई थी। अब मॉस्को में है, तब तो जरूर वार रुकवाना चाहिए। यूक्रेन का क्या रुका? एक। दूसरी बात है, सम्मान उनको मिला, ये देश के गौरव की बात है, प्रधानमंत्री को मिला। पहले प्रधानमंत्री क्या करते थे? न जाते वक्त पता लगता था, न आते वक्त पता लगता था। हरियाणा में बीएसपी के साथ गठबंधन करने पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि वह एजेंट के तौर पर काम करते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, पिछली बार यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि वह तटबंध को तोड़ते हुए बैराज से टकरा गई थी, जिसके कारण बैराज टूट गया था। इसे लेकर पूरे साल तैयारी चली है। इस बैराज को नया बनाया गया है और 3 पंप भी लगाए गए हैं। नई मशीनरी लगाई गई है। करीब 5 मीटर चौड़ा पत्थरों का तटबंध बनाया गया है। तैयारियां अच्छी हैं। किसी भी सूरत में अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यह तटबंध नहीं टूटेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार यमुना का पानी शहर में नहीं घुसेगा। ये डब्ल्यूएचओ बराज नंबर 12, ड्रेन नंबर 12 के ऊपर जो हमारा बराज है वो था, और पिछली बार यमुना में जो आपके पीछे है उसका लेवल इतना ज़्यादा राइज हो गया था कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक एम्बैंकमेंट थी, जिसको पूरी की पूरी तोड़ के यमुना ने सीधा जो है वहाँ बराज पे हिट किया था। वो बराज टूट गया था, जिसकी वजह से पानी यमुना का बैक फ्लो यानी कि शहर के अंदर घुसने लग गया था। तो इसको लेके फ्लड डिपार्टमेंट की इस साल पूरे साल बहुत बड़ी तैयारियां चली हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बराज है उसको पूरी तरीके से नया बनाया गया है। उधर की तरफ 32 हॉर्स पावर के 3 पंप्स लगाए गए हैं। हमने उनको चेक किया गया है। अगर आप खुद भी उसका मुआयना करेंगे तो बिल्कुल नई मशीनरी है। एक आप देखें यहाँ पे हमने एक जनरेटर और एक 32 हॉर्स पावर का पंप यहाँ पे हमने रिजर्व में भी रखा हुआ है। पीछे की एम्बैंकमेंट को अगर आप देखोगे तो करीब 5 मीटर चौड़ी पत्थरों की एम्बैंकमेंट हमने बनाई है। और इसके अंदर जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये वो मिट्टी है जिसको हमने जो यमुना को जो हमने डिसिल्ट किया, जो हमने पायलट कट बनाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कुछ लोगों ने जिम के मालिक की चाकू गोद कर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिम मालिक सुमित पर कुछ लोगों ने बुधवार की रात उसके घर के बाहर हमला कर दिया था। मृतक की पहचान सुमित चौधरी के रूप में हुई है। वह पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली एक कंपनी चलाता था। फिलहाल पुलिस इस घटने की जांच में जुटी है। ये क्या है, उसकी पहचान? देखिए 11:30 बजे का इंसिडेंट है। गली नंबर 15 बोलते हैं गामड़ी,
पुलिस स्टेशन भजनपुरा का इलाका है। मरने वाले का नाम सुमित है, उम्र 28 साल, टूर एंड ट्रैवल और जिम चलाते हैं। और रात में जो अभी इनिशियल पूछताछ में पता लगा है कि वो अपने जानकार के घर के बाहर बैठे हुए थे। 3-4 लड़के आए, उनके साथ कुछ कहासुनी हुई और फिर इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ। इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में इनको मृत घोषित कर दिया। तो अभी हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शाम तक पकड़ लेंगे। क्या कोई दुश्मनी थी? अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस बात को, देखेंगे दुश्मनी निकल कर आएगी तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के टोली गांव में हाईवे पर डबल डेकर बस की ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 47 यात्री घायल हैं। 18 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ से उन्नाव की बांगरमऊ जा रही प्राइवेट बस आज सुबह 5:30 बजे हाथरस में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना के वक्त यात्री नींद में थे। अचानक तेज आवाज से उनकी आंख खुली तो देखा कि मंजर भयावह है। बस और ट्रक की टक्कर से हर तरफ चीख पुकार मच गई। घटना को देखते ही लोग मौके पर जुटे, पुलिस को सूचना दी गई। हाथरस बस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से 9 लोग घायल हैं। उनको अलीगढ़ में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और 9 लोगों को हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस डीएम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। उपचार के लिए घायलों की स्थिति स्थिर है। सिकंदराबाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद अन्य यात्रियों को दूसरी बस से उनके स्थान के लिए रवाना कर दिया। साथ ही मरने वालों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज गठबंधन का ऐलान किया है। आज इसकी आधिकारिक घोषणा हुई है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने गठबंधन का ऐलान किया। उत्तराधिकारी पद पर वापसी के बाद पहली बार आकाश आनंद का ये अहम कदम है। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। देखिए, जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन जाता है वो 2 फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, 2 राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे, जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी, थैंक यू। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कोर्ट ने तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, योगी जी कब गिरफ्तार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कहा कि आप नौकरी का पेपर भर दो, जुगाड़ बेदीराम कर देगा। ऐसे अपराधी लोगों को मंत्रिमंडल में रखते हैं या बाहर निकालते हैं, यह देखने वाली बात होगी। कोर्ट ने तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, योगी बाबा कब गिरफ्तार कराएंगे, क्योंकि दोनों ही शासन और सत्ता के अभिन्न अंग हैं। बहुत स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ साफ कहा कि आप नौकरी का पेपर भर दो, बाकी जुगाड़ बेदीराम कर देगा। अब ये तय करना है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी आरोपी लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं या उनको बाहर निकालते हैं, उनको शासन सत्ता का अंग बनाते हैं उनके दल को, या उनके दल को अलग हटाते हैं। अगर आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पारदर्शी है और केंद्र के अपने सरकार के दबाव में नहीं आती, अपनी केंद्र की भाजपा के दबाव में नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को इन्हें एनडीए से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये अलग नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार भी कहीं पेपर लीक में शामिल तो नहीं, बेदीराम के कुकृत्यों में शामिल तो नहीं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री पर आज हमला बोला। बीते बुधवार को पूल इंजीनियर के आगे हाथ जोड़ने और पैर छू लेने तक की बात कहने वाले सीएम नीतीश कुमार को लेकर पीके ने कहा कि कई महीनों से नीतीश कुमार कुछ बोलना चाहते हैं और बोल कुछ और रहे हैं। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है और क्या मनोदशा है।
पीके ने कहा है कि मंच से भाषण के दौरान स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और उदाहरण का प्रयोग करे आज से पहले कभी नहीं देखा। पीके ने सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर की एक्सपायरी डेट भी बता दी है। कहा है कि मैं बिहार के लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, जितना हो सके 4 से 5 महीने खींच लेने दीजिए। प्रशांत किशोर ने सीएम को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं है या वो भ्रम का शिकार हो गए हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। आज बिहार की जनता हंस रही है। राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार ने बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में सदस्यों की मौजूदगी में करीब 2 घंटे 50 मिनट तक का भाषण पढ़ा, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। लेकिन बजट जैसे बड़े पैमाने पर भी सदन में कई वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए। इसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। राजस्थान के संपूर्ण विकास का बजट है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए और हर तरह से इस पूरे राज्य को आगे ले जाने के लिए ये बजट है। युवाओं के लिए जिस तरह से युवा नीति, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट उसको लिया गया है, साथ में इंडस्ट्रीज को लाने के लिए जिस तरह से बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति पे काम हो रहा है, और जो सरकारी नौकरियां जो 4 लाख हम इन 5 सालों में करेंगे, और उसके साथ साथ जो ये इन्वायरमेंट बनेगा पूरा राजस्थान के अंदर, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जिसमें पानी, बिजली की सबकी आपूर्ति होगी, उससे अपने आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कई लाख गुना, माफ कीजिए, जो 4 लाख नौकरियां उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट नौकरियां स्टार्ट होंगी। हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसमें जो एमएसएमई के हैं उसके अंदर 50% जो एमएसएमई के हैं उसको लॉटरी से दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फिर से चुनाव मैदान में उतरने के अभियान को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख डेमोक्रेट्स नेताओं ने आगामी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराने की उनकी क्षमता पर संदेह जताया है। हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि यह तय करना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उन्हें अपना अभियान जारी रखना चाहिए या नहीं, जबकि सेलिब्रिटी जॉर्ज क्लूनी ने सुझाव दिया कि बाइडेन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके अलावा कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों और सांसदों ने बाइडेन की जीत की संभावनाओं के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। कई डेमोक्रेट्स नेताओं ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से बाइडेन को हटाने की मांग की है। ये मांग पहली राष्ट्रपति बहस के बाद सामने आई है। मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और उनकी गिरती स्वीकृति रेटिंग से डेमोक्रेट्स को परेशान कर दिया है। कई लोगों ने संभावित उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का प्रस्ताव रखा है। बहरहाल वो इस मुद्दे पर चुप हैं और उन्होंने जो बाइडेन को अपना पूरा समर्थन दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। कमला हैरिस उन लोगों के संभावित नामों पर भी चर्चा कर रही हैं जो उनके साथी हो सकते हैं और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को एक स्विंग राज्य से श्वेत व्यक्ति होना चाहिए जो पार्टी को जरूरी वोट हासिल करने में मदद कर सके। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।